हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो हर बच्चे के दिमाग में रहता ही रहता है जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आता है वो ये है कि मेरा एग्जामिनेशन जो है, इंग्लिश का सेक्शन जो है, क्या वो समय पर पूरा हो पाएगा या मेरी तैयारी उस तरह की नहीं है कि पेपर छूट तो नहीं जाएगा। आज का जो क्लास है, जो छोटा सा सेशन है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी स्किल्स बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो पेपर जो भी टाइम लिमिट आपको दी गई है उससे पहले ही खत्म कर लेंगे। इनफैक्ट जो समय आप अभी ले रहे हैं उस समय में भी कहीं ना कहीं 10 से 15% की कटौती जो है कर पाएंगे। याद रखिए, ये बेसिक स्किल्स हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा और आप जो है बेहतर तरीके से रिजल्ट्स जो है देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा। टाइम इज नॉट लीनियर मेजर कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कहेंगे 30 सवाल आते हैं मान लीजिए एग्जाम में, हमारे इंग्लिश के सेक्शन में मान लेते हैं 20 मिनट हमें मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और पर क्वेश्चन जो है वो इतना समय हमें लमसम लगना चाहिए, ये बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर लूं कि 20 क्वेश्चन के 20 मिनट मिल रहे हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन के मुझे अराउंड 7 मिनट्स या उससे थोड़ा कम लगने चाहिए। मैं 7 लिख देता हूं यहां पर। और इसी नजरिए के साथ, इसी परसेप्शन के साथ जो है वो पेपर को देते हैं कि भैया 7 मिनट हो गए या 10 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। 14 मिनट हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया जा रहे हैं। पता चला आखिरी के जो 10 क्वेश्चन थे, वो जो 7 मिनट बचाए हैं उसके लिए, वहां पर सारा काम खराब हो गया, क्योंकि आखिरी के जो 10 क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लेक्स लेवल के थे, समय उनमें ज्यादा लगना था, लेकिन हम तो सिंपल एवरेज लगाकर गए हैं और कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान उठा रहे हैं और पेपर छोड़कर आ रहे हैं। याद रखिए, हमेशा अपने एग्जामिनेशन को कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर डिवाइड करिए, ऐसे लीनियरली डिवाइड मत करिए। अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर पर असर दिखेगा ही दिखेगा। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से एलिमेंट्स पूछे जाते हैं, हमारे इंग्लिश के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि हम पास में फ्रीक्वेंटली उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मॉक्स में देख रहे होते हैं और बार बार, क्योंकि उनका रेपिटेटिव तरीके से उनको हम अपने सामने से देख रहे होते हैं, अपने सामने से गुजरता हुआ, तो हमें आइडिया होता है कि हमारे एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक्स हैं ये पूछे जाते हैं, ये टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं और ये नॉन टाइम टेकिंग टॉपिक्स है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि इस फॉर्मूले से बचिएगा। आप अपने पेपर को डिवाइड करिए। सैंपल मैं लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है और इसमें ये अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल्स हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट है, एरर डिटेक्शन है, एक्सक्यूज मी, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग्स हैं, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंजंक्शंस हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, मिसलेनियस हैं। तो आपका ये पूरा पेपर है, मतलब यही एलिमेंट्स जनरली जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखिए, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे पता है कि जो इस तरफ लिखे हुए हैं, जैसे कि पैसेजेस हैं, जैसे कि रीअरेंजमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोज टेस्ट हैं, जैसे कि कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझसे थोड़ा ज्यादा समय मांगेंगे। यानी इनको सॉल्व करने के लिए मुझे, अगर इनके 10 सवाल हैं तो सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ज्यादा टाइम चाहिए होगा ऑन द एवरेज के हिसाब से, या जो एवरेज मैंने निकाला है उसके हिसाब से। तो याद रखिए, एक फॉर्मूला बनाइए 2/3 और 1/3 का। 2/3 और 1/3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली, जैसे आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं क्लर्क का, तो लगभग आपके पास 8 क्वेश्चन पैसेजेस से आ गए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, लगभग 4-5 क्वेश्चंस आपके पास यहां से आ गए, या ओवरऑल जो नंबर रहेगा वो लगभग 14 to 15 रहेगा। जो भी ये है 14 से 15 क्वेश्चंस मान लेते हैं आपके पास आ जाते हैं, हो सकता है कम भी आए। तो आपने क्या करना है कि अपने समय को 2/3 इसको डोनेट कर रहे हैं। जैसे आपको 20 मिनट मिले हैं तो 20 मिनट में से लगभग 12-13 मिनट, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इन पर लगाइए। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सेक्शन आता है
जो हम 20-25 सेकंड में अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एरर स्पॉटिंग है, वर्ड स्वैप है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, साइनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमें पता है कि जब हम इनको अप्रोच करेंगे तो हमें इनको सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, या तो आते हैं या नहीं आते। ये नॉन एनालिटिकल है। वहीं इनको समझने के लिए, इनको आंसर करने के लिए मुझे थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस भी चलेगा, तो उसमें समय लगेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं अभी अज्यूम करके चलता हूं, मान लीजिए यहां से 15 सवाल आए, यहां से 15 सवाल आए, तो लगभग 2/3 टाइम आप इसके लिए निकालिए। जैसे कि 20 मिनट का आपका पूरा पेपर है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 13 मिनट्स जो है अप्रोक्सीमेटली आप इसके लिए निकालिए, ठीक है। और जो बचे हुए 7 मिनट्स हैं वो आप इसके लिए निकालिए। इसमें आप कर पाएंगे, इसमें आप कम भी कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, इसको 8 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका मॉक में जो एक्सपीरियंस जा रहा है। अब देखिए, एक बात और सुनिएगा और समझिएगा, बहुत जरूरी है। अक्सर यह सवाल भी उठता है कि पहले किसको टैकल किया जाए, पहले पैसेजेस को किया जाए या पहले ये जो आसान सवाल हैं या जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस हैं उनको टैकल किया जाए। देखिए, वो मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। अगर आप प्रेशर लेने वाले बच्चे हैं, जहां पर आपकी नजर बार बार घड़ी पर जाती है और आप बहुत प्रेशर महसूस करते हैं, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले इसको कर लें, क्योंकि आप इसको कर भी लेंगे और अगर आपको यह दिमाग में चलता रहा कि अरे मेरा पैसेज रह गया है, अभी मेरे सेंटेंस अरेंजमेंट्स रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन अगर आपने खुद को ट्रेन कर रखा है, मॉक देते रहते हैं, आपको पता है कि ओवरऑल जो रेशियो होता है वो किस तरह का होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इनको ट्राई करिए, अश्योर हो जाइए 7-8 मिनट में कि हाँ आप इसको ट्राई कर चुके हैं, एक नंबर्स भी आ जाएंगे आपके पास कि हाँ इतने में सही कर चुका हूं। उसके बाद जो बचा हुआ समय है वो आप इस पर लगाइए, और जब बचा हुआ समय आपके पास अच्छा खासा होगा, अगर आप इस रेशियो से चल रहे हैं, याद रखिए ये रेशियो लमसम रेशियो है, कोई एक्यूरेट नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैंने एक जेनेरिक रेशियो यहां पर निकाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आप मेजर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं। तो पहला टाइम तो बताने का बचाने का जो स्किल है वो आपने यहां से जनरेट करना है। लीनियरली टाइम को डिवाइड मत करिए, इसको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है, जो चीजें समय लेंगी और जो चीजें समय नहीं लेंगी उसके हिसाब से एक जेनेरिक रेशियो बनाकर आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर आपका प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप जो है मॉक को कंसिस्टेंटली दे रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पर मॉक क्लासेस लगा रहे हैं। आपको पता है कि आपका पेपर कैसा दिखता है, और पेपर कैसा दिखता है उसमें अलग अलग पैटर्न आता है। तो उस पैटर्न के लिए आपको 3 चीजें करनी है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, ये तो बेसिक गाइडलाइंस है, आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। साइंस क्लियरली कहती है कि अगर हमारा ब्रेन ट्रबल्ड होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज को उतनी आसानी से नहीं समझ पाता और इसकी फंक्शनिंग जो है वो डिले हो जाती है, धीरे प्रोसेस करने लगता है। ऐसा रिस्क आप ले नहीं सकते। आराम से कूल माइंड से बैठिए, कोई बहुत बड़ा लाइफ डेथ का सेंटेंस नहीं है। आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं जिसको लाखों बच्चे देते हैं, हजारों हर साल लगते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई है, ठीक है। दूसरा ये सोचिएगा कि क्लास अगर आपको खुद पर भरोसा है, आपने मॉक अच्छे से लगाए हैं, सिलेबस अच्छे से किया है, तो एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा, ये भरोसा रखकर आप बैठिएगा। पहले एग्जाम से पहले, स्पेसिफिकली एक दिन पहले, यह सोचने मत बैठ जाइए कि अगर इस बार नहीं निकलेगा तो मैं अगली साल क्या करूंगा। अभी सिर्फ आपका टारगेट यही एग्जाम है, आगे का आपने सोचना ही नहीं है। ना ही कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाना है कि मेरा यह पोर्शन तैयार नहीं है, मेरा यह पोर्शन तैयार नहीं है। यह आपको साइकोलॉजिकली फिट बनाएगा एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एक जो चीज आपने अवॉइड करनी है वही है, सबसे पहली चीज, डू नॉट रीड द हेडिंग्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप जानते हैं हमारा जो बैंक का एग्जाम होता है वहां पर जो क्वेश्चन है वो भी सही ठीक ठाक लेंथ का होता है, साथ में जो ऊपर हेडिंग दिया होता है उसका भी लेंथ अच्छा खासा होता है। जब मुझे पता है, मान लीजिए ये सवाल मेरे एग्जाम में आया हुआ है,
तो आप मुझे बताइए कि मैं क्यों उस हेडिंग को पढ़ने में वक्त बर्बाद करूं जब मुझे पता है कि यहां पर ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसको शायद करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, और करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत क्या है। यहां पर अगर आपको लगता है, मन में शंका रहती है हमेशा, तो आखिरी का फ्रेज पढ़ लीजिए ज्यादा से ज्यादा और इस पर अटैक करिए सीधा। मतलब जो हेडिंग्स हैं इनको आप अवॉइड करिए, मतलब सारे क्वेश्चंस में नहीं, स्पेशली जो ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर ही पता चलता है कि इनमें तो यही करना होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है। तो आपको पता है इसको सही करना है, तो क्यों फालतू में इस राम कहानी को पढ़ रहे हैं और अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे इस पर भी अपना समय लगाते हुए देखे हैं। तो भैया ये अवॉइड करिए, पहला काम आप कर सकते हैं हेडिंग्स को अवॉइड करना। दूसरा देखिए, दूसरा है पैटर्न बेस्ड अप्रोच। हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके का पैटर्न आता है। हर एग्जाम में आपके एग्जामिनेशन में पैसेजेस आते हैं, आपके एग्जामिनेशन में वर्ड स्वैप आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स आते हैं, और भी सिमिलर पैटर्न्स आते हैं। हर पैटर्न की एक खासियत होती है और उस पैटर्न को कम समय में सॉल्व करने का तरीका होता है। उसी अप्रोच को आपको या तो मॉक के माध्यम से, या फिर कोई, जैसे आप बैंकिंग वाला चैनल पर आप मेरा मॉक टेस्ट लगाते हैं 11 बजे, तो मैं आपको कलाकारियां बताता हूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करिए, ये बेटर तरीका है, कम समय में जो है हो जाएगा। तो वो अप्रोच जो है आपको अपने मॉक पर लागू करनी है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल आया, ये जो है आपके सामने सवाल आया, ठीक है। अब आपने इसको पढ़ा, आपको पता चल गया कि ये सवाल जो है स्पेलिंग का है। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पूरी कहानी उनको जाननी है, पूरी कहानी जानने की उनके मन में इच्छा है। अरे भैया क्या करेगा पूरी कहानी जानकर, जब तुम्हें पता है क्वेश्चन स्पेलिंग का है तो सबसे पहले उन शब्दों को देखो ना जो बोल्ड किए हुए हैं। आप जब बोल्ड किए हुए शब्दों को देखेंगे, अगर आपको बोल्ड किए हुए शब्द देखकर पता चल जाता है कि गलती क्या है, जैसे कि यहां पर मुझे इस कंज्यूमेटेड को देखकर बिना कुछ भी पढ़े पता है कि यह स्पेलिंग गलत है, तो भैया यही मेरा आंसर होगा। मैं क्यों इस पूरी कहानी को जानने के पीछे पढ़ूं, और क्यों मुझे जानने की जरूरत है। एसिडिटी है मान लीजिए, तो मैं क्यों करूंगा ऐसे काम को, मैं सीधा यहां पर जाऊंगा और आंसर क्लिक कर दूंगा, यस और नो। मैं सीधा क्या करूंगा, सी ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्पेलिंग का क्वेश्चन है, यस और नो। अगर यहां पर ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिलता तो मैं एक बार चेक कर सकता हूं कोई सवाल कुछ और तो नहीं पूछ रहा। लेकिन जो चीजें ऑब्वियस हैं उसमें मैं क्यों सेंटेंस को पढ़ूं फालतू में, और क्यों इसको भी पढ़ूं, इसका भी जायजा लूंगा और आंसर करूंगा। आपके 4-5 सेकंड भी बच रहे हैं तो आगे चलकर ये एड ऑन होंगे ना, लगाओ ना पैसेज में उसको, लगाओ ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट में उसको, ये राइट तरीका है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए ये देखिए मिसस्पेल्ड का है। अब मान लीजिए जंबल्ड सेंटेंसेस है। अब जंबल्ड सेंटेंसेस में बच्चा क्या करेगा, पूरी कहानी मिलाएगा कि इसको इससे जोड़ दूं, या इसको इससे जोड़ दूं, या इसको इससे जोड़ दूं, और सब मिला जुलाकर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेगा। किसने कहा भाई सेंटेंस बनाने के लिए, तुम्हें पता है मिला जुलाकर के एक सेंटेंस तो होगा ही। तुम्हारे अंदर क्यों इच्छा है इसको जानने की क्या सेंटेंस होगा, तुम्हारे अंदर सीधा भाव होना चाहिए, मुझे नहीं बनाना यहां पर सेंटेंस, मुझे यहां पर कनेक्शंस ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, कनेक्शंस। जैसे यहां लिखा है द गूगल पिक्सल 2। अब ये मुझे पता है कि ये पहला हिस्सा होगा, और ये पहला हिस्सा है तो ये सब्जेक्ट है मेरा, मुझे वर्ब देखना है, कहां लिखा है वर्ब, ये रहा वर्ब। तो मुझे पता है सबसे पहले डी आने वाला है, मैंने एलिमिनेट कर दिया। इज द बेस्ट हाई एंड एंड्रॉइड फोन फॉर, किसके लिए है, लोगों के लिए ही होगा भैया। कनेक्शन बना, कहानी खत्म, पैसा हजम, ये आपका आंसर है। क्यों बैठ के बिला रहे हो, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, क्यों पूरा सेंटेंस बनाना है। आपको सिर्फ देखना है कि कहां पर आंसर है, क्या कॉम्बिनेशन है। हमेशा जंबल्ड में कॉम्बिनेशन ढूंढिए, कनेक्शन ढूंढिए, आपका आंसर आपके सामने है। यहां पर भी आप अच्छा खासा समय बता सकते हैं। मैंने एक चीज और देखी है, कुछ बच्चों को भरोसा ही नहीं होता कि हम सही आंसर दे रहे हैं, बार बार चेक करते हैं, अरे यार गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लेता हूं एक बार, अरे गड़बड़ तो नहीं होगी, देख लेता हूं एक बार। और ये जो अनसर्टेनिटी है दिमाग की, ये स्पीड वो करती है कम। मॉक में खुद को इतना तैयार करो कि जब सोच लिया ना कि हाँ इसी पे मार्क करूंगा, तो हिलो नहीं वहां से, क्योंकि अगर वो हिल भी रहे हो ना तो अगला सवाल बर्बाद कर रहे हो। उसको जो टाइम देना चाहिए वो तुम इसी के साथ क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। इसीलिए तो आप जैसे मिसस्पेल्ड है उसमें आप ये तरीका आजमा सकते हैं, जंबल्ड है आप इसमें ये तरीका आजमा सकते हैं। जैसे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए ये पिछले साल का सवाल है। अब यहां पर आपने हाईलाइट पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया कि हमें क्या बताना है, एक ऐसा वर्ड बताना है जो क्या हो,
एक सिनोनिम हो, एक एंटोनिम हो ऑप्शन में। अब हमें पता है कि हाईलाइटेड वर्ड का हमें सिनोनिम और एंटोनिम बताना है, तो मैं क्यों पढ़ूंगा ये पूरी कहानी? इस पूरी कहानी को पढ़ने का क्या मतलब है? अब मैं ऑप्शन में गया, मुझे पता है इंपीड का मतलब रुकावट पैदा करना होता है, अगर मैंने वोकैबुलरी पढ़ी है। तो मुझे एंटोनिम सिनोनिम देखना है। मैंने देखा बी ऑप्शन में फैसिलिटेट और हिंडर लिखा हुआ है। हिंडर का मतलब क्या है? रुकावट करना, और फैसिलिटेट का मतलब है आसान करना। और मैं बाकी ऑप्शन में देखूंगा, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब है इस आंसर के अलावा कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। अगर मुझे पता है इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता, तो इसे पढ़ने में मैं 2 सेकंड 3 सेकंड क्यों बर्बाद करूंगा? मैं सीधा आंसर मार्क कर दूंगा ना ये वाला। तो इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, आगे वाले सेक्शंस में आप इसको बेटर तरीके से जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। हां, अगर कभी ऐसा लगे कि मुझे इस ऑप्शन में भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, तब जाके सेंटेंस को रीड करिए। हो सकता है कॉन्टेक्चुअली जो है उसका मीनिंग थोड़ा सा आगे पीछे किया हो। और यही चीजें हर सेगमेंट के साथ लागू हैं। हर वो पार्ट जो आप प्रैक्टिस करते हैं, सब चीजों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा जरूर होता है जिसके माध्यम से हम समय बचा सकते हैं। और आपने वही इजाद करना है, वही पता करना है। और जैसे मान लीजिए कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन के लिए माना जाता है ये काफी समय ले लेते हैं। जब बच्चा सॉल्व करता है आमतौर पर, तो मैंने देखा है वो पढ़ना शुरू करता है, यहां से पढ़ेगा पढ़ेगा, फिर सबको मिलाएगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर मिलाएगा ना। अगर आपको लग रहा है चीजें सिंपल नहीं है, तो आप एक अप्रोच जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि आप जो आखिरी के फ्रेजेस हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। तो आपको लगे कि भैया कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो आगे पढ़ें। ठीक है, अब जैसे आप देखिए यहां पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सेड दैट इज मंथली रेडियो एड्रेस। ठीक है, अब देखो आपने देखा यहां पर रेडियो एड्रेस, आपने ये पढ़ा भी नहीं, लेकिन आपने देखा ये रेडियो एड्रेस लिखा है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी इंडिया जानती है मन की बात रेडियो एड्रेस है, तो हमें पता है इसका लिंक है। अब हमें पता है ये बहुत क्लोज लिंक है, तब पढ़ के देखो एक बार पूरा। बार बार पढ़ने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है आपकी जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जहां पर आप देखें, आपको समय बचाने पर फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिकली ऐसे सेक्शंस में बचाने के लिए फोकस करना चाहिए जहां पर बच सकता है, क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे भी आएंगे जहां पर जो है आप ये काम नहीं कर पाएंगे। जैसे पैसेजेस हैं, पैसेज तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा बाद में किस तरीके के सवाल आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। और हां, एक बात और समझिएगा, ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट मत करिएगा। एग्जाम से पहले, अगर आप एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा समय है, इसको अपने मॉक में अप्लाई करके देखिए। जैसे जो बाकी सेक्शंस हैं, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एरर्स हैं, उनमें क्या तकनीक हो सकती है जिससे हम समय बचा पाएं। तो इस तकनीक के लिए आप 11 बजे मेरे साथ जुड़िए। हर क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे समय बच सकता है, इसको हम ऐसे टैकल कर सकते थे। तो वहां से सीखिए, मॉक में अप्लाई करिए, और जो है अपना टाइम कम करिए और परफॉर्मेंस को बेटर बनाइए। जनरली टाइम का कंसर्न जो है प्री एग्जामिनेशंस में देखा जाता है, क्योंकि ये स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। जो मेंस होते हैं वहां पर टाइम नहीं, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो टाइम का बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट मेंस एग्जाम में तो नहीं आता, बट प्री हमारा पहला स्टेप है, तो वो तो क्लियर होना जरूरी है। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। एक और मैं एडवाइस देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा रीजन कि आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं, आप जो है एग्जाम टाइम पर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है आपकी रीडिंग स्किल्स। आप धीरा पढ़ते हैं, स्लो पढ़ते हैं। स्लो पढ़ते हैं तो जो चीज आपको 2 मिनट में पढ़ लेनी चाहिए उसको आप 4 मिनट में पढ़ते हैं। तो जब 2 मिनट की चीज 4 मिनट में पढ़ोगे तो पेपर तो छूट ही जाएगा। इसका बेहतरीन तरीका है, सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में आओ, मैं टाइमर लगाता हूं, टाइमर के साथ करो। जब टाइमर टिक टिक करता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे, एक साथ नहीं होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, धीरे धीरे स्पीड पिकअप करना शुरू किएगी। और जैसे ही स्पीड पिकअप करेगी, उसका फायदा ना आपको सिर्फ पैसेज में दिखेगा, बल्कि जो बाकी सेक्शंस होते हैं आपके एग्जाम के, वहां पर भी आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। याद रखिए, ये जो भी चीजें हैं ये आएंगी प्रैक्टिस के साथ। और इसीलिए ये समय, ये लास्ट मिनट एडवाइस नहीं लगा रहा, मैं काफी पहले लगा रहा हूं एग्जाम के, ताकि आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएं अपने मॉक्स में, अपनी डेली लर्निंग में, और बेहतर जो है रिजल्ट ले पाएं।
आई होप आपको जो है ये जो कुछ छोटे छोटे आइडियाज मैंने दिए हैं ये आपको पसंद आए होंगे और आप इनको जो है इंप्लीमेंट करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में आइए, बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसको करते हैं और बहुत एग्रेसिव लर्निंग लेकर जाते हैं। 11 बजे सीखने के लिए आइए सुपर मॉक्स में, वहां पर भी जो है बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराता हूं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ यू।